हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट। आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में ईसीपी का वर्डिक्ट। ईसीपी का जो वर्डिक्ट आया है आज, उसने काफी ज्यादा लोगों को डिसअपॉइंट किया है और काफी ज्यादा लोगों को खुशी पहुंचाई है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये फॉरेन फंडिंग केस, जिसका नाम अब प्रोहिबिटेड फंडिंग केस रख दिया गया है, ममनुआ फंडिंग केस रख दिया गया है, वो केस आखिर है क्या? नवंबर 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर अकबर एस बाबर ने पीटीआई के खिलाफ ये केस दायर किया ईसीपी में। केस पॉलिटिकल पार्टी ने फॉरेन फंडिंग ली है जो कि गैर कानूनी है। जनवरी 2015 में ईसीपी ने अकबर बाबर से एविडेंस मांगा कि उनके पास क्या एविडेंस है कि वो ये केस दायर कर रही हैं पीटीआई के खिलाफ। इसके साथ ही साथ अप्रैल 2015 में फिर ईसीपी ने पीटीआई से कहा कि वो अपने फंड्स की सारी डिटेल ईसीपी को सबमिट कराए। जून 2016 आता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ये पिटीशन दायर करती है कि इस केस को खत्म कर दिया जाए, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। दिसंबर 2016 में ईसीपी फिर पीटीआई को ये कहती है कि वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए। मार्च 2017 आ जाता है और ईसीपी को बार बार हियरिंग एडजर्न करनी पड़ती है क्योंकि पीटीआई का लॉयर वहां पे उनके सामने हाजिर होने से इनकार कर देता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे अपने गुस्से का इजहार करते हैं और पीटीआई को एक और मौका देते हैं कि वो अगली हियरिंग पे सामने आए और सबूत, अपनी एविडेंस और अपनी सारी जो फंड्स की डिटेल है वो सबमिट कराए। अप्रैल 2017 में पीटीआई का लॉयर फाइनली अपीयर होता है ईसीपी के सामने, लेकिन सिर्फ इस वजह से ताकि वो ईसीपी की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर सके। मई 2017 में ईसीपी पीटीआई के ये प्ली रिजेक्ट कर देती है। सितंबर 2017 में एक और डेट दी जाती है पीटीआई को कि वो अपने अकाउंट्स की सारी डिटेल्स सबमिट कराए। सितंबर 2017 को फाइनली पीटीआई अपने सारी फंड्स की डिटेल्स जो हैं वो ईसीपी में सबमिट कराती हैं और मार्च 2018 में ईसीपी एक 3 मेंबर की कमेटी बनाती है ताकि वो इस फंडिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सके। मई 2018 में पीटीआई अपना लॉयर चेंज करती है और बाबर अवान टेक ओवर कर लेते हैं केस को। मई 2018 में पीटीआई एक और पिटीशन फाइल करती है ईसीपी में कि जो भी उनकी फाइंडिंग होंगी उसको सीक्रेट रखा जाए। लेकिन यहाँ पे ईसीपी उनसे ये सवाल करती है कि अगर उनके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो वो फिर क्यों ये सीक्रेसी का पिटीशन फाइल कर रहे हैं। और अक्टूबर 2018 में बाबर अवान इस केस से विड्रॉ कर लेते हैं कि वो इस केस को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे एनी लॉन्गर विद इन जस्ट द डिफरेंस ऑफ 4 months। अक्टूबर 2019 में आते हैं तो ईसीपी अपना वर्डिक्ट रिजर्व करता है 4 एप्लीकेशन जो कि सीक्रेसी और केस खत्म करने के ऊपर पीटीआई ने सबमिट कराई थी। ईसीपी ये सारी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करता है और कमेटी को डायरेक्ट करता है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे और अपना फैसला सुनाए कि क्या फाइंडिंग्स हैं। नवंबर 2019 में ईसीपी डे टू डे हियरिंग का ऑर्डर बनाती हैं। सितंबर 2020 में ईसीपी इस कमेटी की 3 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट को ट्रैश कर देती है बिकॉज उनका ये मानना था कि ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है और वेल डिटेल्ड नहीं है। फिर जनवरी 2021 जिसमें ऑपोजिशन ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया और डिमांड किया कि इतने साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस केस के ऊपर कोई पेशो रफ्त नहीं हो सकी और ये फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के खिलाफ इसके ऊपर मजीद प्रोसीडिंग की जाए। फरवरी 2021 में पीटीआई ने मिलियंस ऑफ रुपीस के फंड्स रिलीज किए जो कि उनको यूके से हासिल हुए थे उसी साल। अप्रैल में जो पिटिशनर है अकबर बाबर, उन्होंने ये डिमांड किया कि वो वैलिडेट करें इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को। नवंबर 2021 में कमेटी ने अपनी एक और रिपोर्ट सबमिट कराई जो कि 6 महीने लेट थी। अब आ जाते हैं जनवरी 2022 में। इस साल के शुरू में रिपोर्ट ने ये कंफर्म किया कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग ली थी। मार्च 2022 में बाबर ने और पिटीशन दायर की कि पीटीआई ने जो सबमिट कराए हैं डॉक्यूमेंट्स वो फेक हैं और उन्होंने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को कॉल आउट भी किया कि उन्होंने लॉ को वायलेट किया है। अब अप्रैल 2022 में पीटीआई का ये कहना था कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है लेकिन ये लॉ के खिलाफ नहीं है क्योंकि उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं ली बल्कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी से ली है। इसके बाद आते हैं अप्रैल 2022 में जहां पे पीटीआई फिर जाता है हाई कोर्ट के पास कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी अकाउंटेबल ठहराया जाए, उनके खिलाफ भी देखा जाए कि उनके फंड्स कहां से आ रहे हैं।
मई 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईसीपी से ये कहा कि वो अपना डिसीजन ले जल्दी से, क्योंकि 8 साल हो चुके हैं इस केस को ईसीपी में दायर हुए हुए और अभी तक वो किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचे। 15 जून 2022 को इस केस का नाम फॉरेन फंडिंग से हटाकर प्रोहिबिटेड फंडिंग केस रख दिया गया और 21 जून को इस केस का वर्डिक्ट ईसीपी ने रिजर्व कर लिया था। 29 जुलाई को फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर ये पता चलता है कि आरिफ नकवी ने जो पैसे पीटीआई में इन्वेस्ट किए थे, पीटीआई को फंड्स फराहम किए थे, वो किए थे यूएई गवर्नमेंट के जरिए, या वो यूएई गवर्नमेंट के पैसे थे। 30 जुलाई को इमरान खान ने कहा कि उन्होंने सारे अपने जहां से फंड्स लिए हैं वो डिस्क्लोज किए हैं और वो बिल्कुल क्लीन रास्ते थे, उसमें कोई भी ऐसा अनलॉफुल तरीका नहीं था। और आज 2 अगस्त को वर्डिक्ट फाइनली ईसीपी ने अनाउंस किया जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग ली है और इसके साथ ही साथ एक शो कोज नोटिस सेंड किया है पीटीआई को कि उन बताया जाए कि क्यों इलेक्शन कमीशन उनके सारे के सारे फंड सीज ना करे। 2 अगस्त को आने वाला इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसके अंदर ये साबित हुआ है कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग ली है, ऐसी फंडिंग ली है जो कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अनलॉफुल है, जिसकी इजाजत नहीं दी जाती किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। इसने काफी ज्यादा बहस शुरू कर दी है। अब यहाँ पे जो बहस हो रही है उसको डिस्कस करने से पहले वो अहम निकात देख लेते हैं कि क्या डिस्क्राइब किया है अपने वर्डिक्ट के अंदर, वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ने बताए हैं कि और किस किस कंपनी का नाम लिया गया है, किस किस गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट का नाम लिया गया है जिसने फंड दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के आने वाले वर्डिक्ट में ये बताया गया है कि पीटीआई ने 34 गैर मुल्कियों, 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड्स लिए। पीटीआई ने आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट से ममनुआ फंडिंग ली। आरिफ नकवी की कंपनी से 21,21,500 अमेरिकी डॉलर्स ममनुआ फंडिंग ली गई। वोटन क्रिकेट लिमिटेड बराज ग्रुप की छतरी तले काम कर रहा था। यूएई की कंपनी ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से 49,965 डॉलर्स ममनुआ फंडिंग ली। सियासी जमातों के एक्ट के आर्टिकल 6 के मुताबिक गैर मुल्की फंडिंग ममनू है। इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत बयानी और झूठ पर मबनी है। पार्टी अकाउंट से मुताल्लिक दिया गया बयान हल्फी झूठा है। निजी बैंक में खुलवाए गए दोनों अकाउंट्स इमरान खान ने पीटीआई के नाम से खुलवाए। एक बैंक अकाउंट में 8 करोड़ से जायद और दूसरे में 51,000 डॉलर थे। मुत्तहदा अरब अमारात का कानून खैराती तंजीमों के अतियात इकट्ठा करने की ममानत करता है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर पीपीओ 2002 के इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 6 के मुताबिक एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल और डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, trade or professional association shall be prohibited and the parties may accept contribution and donations। इस इलेक्शन एक्ट के इस आर्टिकल से हमें ये वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि किस तरह से पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी ने लॉ को वायलेट किया है, किस तरह से उन्होंने जब फॉरेन गवर्नमेंट से, यूएई की गवर्नमेंट जिस तरह से वाज़ेह तौर पे बताया गया कि उन्होंने पैसे दिए और उनके लॉ के मुताबिक वो डोनेशंस कभी भी नहीं देती हैं, इस वजह से और इसके साथ साथ 34 गैर मुल्की कंपनियों का नाम लिया गया है, उन्होंने फंड्स फराहम किए पीटीआई को और वो फंड्स शौकत खानम या किसी और अकाउंट में नहीं जाते रहे बल्कि वो पीटीआई के अपने, जिनका नाम पार्टी के नाम से, जो अकाउंट्स पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड हैं, उन अकाउंट्स में जाते रहे हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 उसका क्लॉज 3 ये कहता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने फंड्स रिवील करने हैं कि उनके फंड्स कहां से आ रहे हैं, जिसमें भी ये पार्टी नाकाम रही 2008 से लेकर 2012 या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 2009 से लेकर 2013 तक, जो कि 5 साल बनते हैं। इन 5 सालों के दरमियान पीटीआई को कहां से फंडिंग आती रही एग्जैक्टली कुछ मोड्स थे जो कि बिल्कुल ठीक थे, लेकिन कुछ थे जो कि ठीक नहीं थे, जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जो कि लॉ के हिसाब से इजाजत नहीं दी जाती, उन्होंने वो तरीके यूज किए। सो पीडीएम का इस वक्त ये मौकफ है कि जिस तरह से मरियम नवाज को डिस्क्वालीफाई किया गया था इसी तरह के एक केस में, जब उन्होंने अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ मिल के उनकी प्रॉपर्टी छुपाई थी और एक बोगस डॉक्यूमेंट सबमिट कराया था कि वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, उसी तरह का केस है ये भी, जहां पे इमरान खान ने जो एफिडेविट सबमिट कराया ईसीपी को कहते हुए कि
उन्होंने कोई भी फॉरेन फंडिंग हासिल नहीं की और वो झूठा साबित हुआ है एफिडेविट, तो उनको भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए, ये कहना है पीडीएम गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पे दूसरा मौकफ है पीटीआई का। पीटीआई के मेंबरान का ये कहना है कि वो इस केस के ऊपर, इस वर्डिक्ट के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1 से 2 दिन में पिटिशन दायर करेंगे। और उनका ये कहना है कि कोई भी ऐसी इलीगल काम उन्होंने नहीं किया, कोई भी फंडिंग ऐसी नहीं है जो कि लॉ के खिलाफ जाए। अब इसके अंदर क्या प्रोसीडिंग होगी, किस तरह से कोर्ट क्या डिसीजन सुनाएगी, बिकॉज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी एक पिटिशन पीटीआई की रिजेक्ट कर चुका है इस केस के ऊपर। तो क्या ये पिटिशन सक्सेसफुल होगी? क्या इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन सिमिलर एक्शन लेगा जो कि नून लीग के साथ लिया गया, या फिर सुप्रीम कोर्ट तक रिज्यू किया जाएगा पीटीआई की तरफ से? So we'll have to wait and watch what happens. और इसके ऊपर जो भी प्रोसीडिंग आती रहेगी, we'll keep you updated. So stay tuned with the correspondent.